तो चलिए अब शुरू करते हैं। संविधान का अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो देखिए, जब जब लोगों को अधिकार दिए गए हैं तो अधिकारों का हमेशा दुरुपयोग हुआ है। तो उन दुरुपयोगों को रोकने के लिए हमेशा कर्तव्य बताए जाते हैं। आपके परिवार में भी अगर आपको कोई अधिकार दिया जाता है तो उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं जो आपको नहीं करना है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो पहले देख लेते हैं हम संविधान में मूल कर्तव्य जो थे, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल संविधान में इनको नहीं जोड़ा गया था। तो पहले ही क्वेश्चन बनता है, क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं? तो साहब नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भैया 1976 में जोड़े गए थे। और कैसे जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन कर कर जोड़े गए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि जब 42वें संविधान संशोधन कर कर मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे थे तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो भैया जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था तब 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? तो देखिए, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। इसके साथ साथ अब बनता है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है और 4 का में मूल कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में? तो 51 का में। ठीक है। इसके बाद ये लिए कहां से थे? हमने किस देश के संविधान से लिए थे? तो सोवियत संघ। कहां से लिए थे? सोवियत संघ। 1992 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो वही रूस हो गया है। ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये लाइन हर मूल कर्तव्य में जोड़ी गई है कि वह संविधान का पालन करे। सही बात है भाई साहब। संविधान जो है वह भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, जिसका मुख्य स्रोत भारत की जनता है। तो भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था संविधान में निहित है। तो क्या करे? संविधान का पालन करे, मतलब इसके विरुद्ध कार्य ना करे। दूसरा, उसके आदर्शों, संविधान में जो वर्णित आदर्श हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ऐसे आदर्शों का सम्मान करे। इसके साथ साथ जो संस्थाएं हैं, भैया भारत में संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। एक सेकंड। भारत में जो संस्थाएं हैं वो देख लीजिए कि सबसे पहले जैसे भारत की विधायिका है। विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है, उसका सम्मान करे। फिर कार्यपालिका है जो कानून का संचालन करती है, उसका सम्मान करे। फिर न्यायपालिका है, उसका सम्मान करे, जो कानून इसका अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा करती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो जनता उसके खिलाफ है, तो जनता हुआ लड़ ना करे। जैसा कि किसान आंदोलन में देखा गया था 26 जनवरी को देखा गया था किसान आंदोलन में, कि वहां पर जनता ने क्या उपद्रव किया था। आपको विरोध करना है तो आप कानूनी रूप से करिए ना, आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। अगर संसद कोई गलत कानून बनाती है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जाइए कि भैया आपने संविधान के अगेंस्ट कानून बनाया है जो कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध है, तो आप न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि संविधान का रक्षक मानी जाती है। ठीक है। तो संस्थाओं का सम्मान करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त के दिन लहरा रहे हैं और साहब उसके बाद वो जमीन पर डाला, उसके ऊपर गाड़ियां निकल रही हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। इसके साथ राष्ट्रगान का सम्मान करें। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग जो नई विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रगान के समय उनको सम्मान खड़े होने में उनके पेट में दर्द हो जाता है, जबकि ये राष्ट्रगान कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो मूल कर्तव्य पहला आप देख लेते हैं। फिर आप मूल कर्तव्य द्वितीय की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखें। भैया जब स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उनके आदर्श क्या थे? आप ये देखिए, आंदोलन क्यों हो रहे थे? आंदोलन इसलिए हो रहे थे कि अंग्रेज भारत में शोषण कर रहे थे। तो शोषण जो कर रहे थे तो शोषण के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। तो आज ये मूल आदर्श क्या, वो मूल कर्तव्य क्या कहते हैं कि व्यक्ति को किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। दूसरा
कि जो आंदोलन हो रहे थे उसमें क्या था, अंग्रेज गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये मूल जो आदर्श है वो कहते हैं कि आज हमको जो गरीब व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी मतलब उनको हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरीके के जो मूल आदर्श हैं। तृतीय जो है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। अब देखिए, भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित होती है, तो उसकी रक्षा करें। इसके साथ साथ एकता, अखंडता मतलब कि ऐसी गतिविधियां ना करें जिससे भारत की एकता, अखंडता को खतरा महसूस हो। ठीक है, लेकिन इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि इसकी रक्षा के लिए व्यवहारिक रूप से भारत में पुलिस जैसी संस्था बनाई है, क्योंकि सिर्फ भारत के लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा कि भैया वो ही रक्षा करेंगे। अगर भारत का नागरिक एकता, अखंडता या संप्रभुता के लिए खतरा पैदा होता है तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से भी कार्रवाई होगी। तो ठीक है, तो मूल कर्तव्य थर्ड हो गया। हम अच्छा, इन सब में एक चीज जोड़ते रहिएगा, हर भारतीय का ये कर्तव्य होगा, ये हर लाइन में होगा, मैं बोलूंगा नहीं। फिर अगला, देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर, यहां पर संविधान में लिखा है आहवान करने पर देश के लिए सेवा करें। ठीक है, यहां पर देखिए, देश की रक्षा करें, पहली चीज तो ये कहने का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि बाहरी जो घुसपैठिए हैं उनकी हेल्प ना करें, नहीं कहीं ना कहीं वो देश के लिए खतरा ही होंगे। और जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। कहने का मतलब है कि मान लीजिए भारत पर कोई आक्रमण हो गया, ठीक है, आक्रमण के समय भारत के सेना में अधिक से अधिक सैनिक बलों की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप तैयार हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य आपको जबरदस्ती भी ला सकता है। मैंने मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 में ये बताया था कि जरूरत पड़ने पर राज्य देश सेवा के लिए भारत के नागरिकों को ले सकता है। ठीक है, तो चलिए अब पांचवा मूल कर्तव्य देखते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। अब कहने का मतलब ये है कि भारत में जो सभी लोग हैं उनमें भेदभाव नहीं हो, मतलब नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करे, तो नागरिक का यह कर्तव्य होगा। तथा भ्रातृत्व यानी बंधुत्व यानी एकता, मिलजुल कर रहने की भावना का निर्माण करे। ठीक है, फिर अगला कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और परिरक्षण करें। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जो जो चीजें हैं उनकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, उनका सम्मान करना है। जैसे हमारी संस्कृति में जो किले, मस्जिद, मंदिरों का जो निर्माण किया गया, उन सब की हमको क्या करनी है, रक्षा करनी है, क्योंकि वो क्या है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके की बात, और ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन है, झील हैं, ठीक है, कुएं तो प्राकृतिक नहीं बोलेंगे हम, वन, झील, ठीक है, और जंगल हैं, ठीक है, जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व किसे दिया गया है, नागरिकों को। क्या, हालांकि एक इसके लिए व्यवहारिक रूप से संस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि जैसे जंगलों को ना जलाया जाए, ठीक है, शिकार ना किया जाए, जबकि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये एक नागरिक का कर्तव्य भी होगा। मान लीजिए आपने कोई अपने घर में गलती करी तो उसकी आपको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही बताया गया है कि आप ऐसी गलती मत करना। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद पर जोर दें। देखिए, भारत में क्या है, वर्तमान में भारत में अंधविश्वास बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर है, तो ये अंधविश्वास से दूर रहें, हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक रीजन जरूरी है, हमेशा तर्क होना चाहिए। अगर आपका धर्म कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भी एक तर्क होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं कि वर्तमान में ये कहा जाता है कि जैसे पूजा पाठ जो होती है तो उसका जो सामग्री है वो कुओं में, तालाबों में डाल के तालाबों को गंदा किया जाता है। ठीक है, गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं हिंदू धर्म में ही। अब इसके पीछे का रीजन समझिए पहले, मैं इसको फिर आप कहेंगे कि ये तर्क क्या था।
तर्क क्या था कि जब पूजा करवाई जाती थी तो पूजा में 9 ग्रह लगाए जाते थे और 9 ग्रह में विभिन्न प्रकार के अनाज रखे जाते थे। ठीक है, अब पूजा करी जाती थी एक कपड़े पर या एक क्या बोलते हैं पटे पर रख के ये पूरे ग्रह बनाए जाते थे और जब पूजा समाप्त हो जाती थी तो इसी इस पटे पर जो सामग्री थी जो 9 ग्रह की जो बनाई जाती थी, दाल चावल उड़द मूंग जिससे भी, वह सब किसी कुएं में या तालाब में डाली जाती थी। क्यों डाली जाती थी? ताकि ये जो अनाज के दाने हैं ये तालाब में या कुएं में रहने वाली मछली कछुए खा सके, ये इसका साइंटिफिक रीजन था। लेकिन अब नए दौर में क्या हुआ, इसकी जगह रंगोलियां बनने लगी, केमिकल युक्त रंगों से ये सब बनने लगे, तो ये क्या करने लगे, प्रदूषण को बढ़ाने लगे। तो हुआ क्या, ये जो अंधविश्वास था यह साइंटिफिक था, धर्म साइंटिफिक था, लेकिन बढ़ते दौर में लोगों ने इसे अंधविश्वास के रूप में ग्रहण कर लिया और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण पर संकट हो गया। तो इस तरीके का आपको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, इसके साथ मानववाद पर जोर देना। मानववाद का मतलब यह है कि मानव को सर्वश्रेष्ठ मानना। यहां पर आपको मानव की उपयोगिता, मानव के महत्व को मानना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है नवा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति में आपने देखा होगा बहुत सी बार लोग ट्रेनों को जलाने लगते हैं, बसों को जलाने लगते हैं। ठीक है, और जो सार्वजनिक स्थल हैं, किले हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। भैया, ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति की जो रखरखाव देखभाल हो रही है ये भारत के नागरिकों के टैक्स से हो रही है, ना कि किसी एक व्यक्ति, ना तो प्रधानमंत्री अपने घर से दे रहा है ना राष्ट्रपति दे रहा है। ठीक है, ले हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे रेल है, रेल के पंखे निकाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसकी क्या रक्षा करनी होगी, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। देखिए, यहां पर क्या कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमको हर क्षेत्र में बढ़ना है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो और तकनीकी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में हमें सतत रूप से विकास की ओर आगे बढ़ना है। ये हर नागरिक का कर्तव्य होगा, क्योंकि याद रखना कि जैसे जब किसी एक नागरिक अपना विकास करता है तो वह अपने परिवार का विकास करता है, उसके परिवार का विकास होता है तो समाज में रहने वाले लोगों का विकास होता है, उस समाज में रहने वाले लोगों का विकास होता है तो उस क्षेत्र का विकास होगा, उस क्षेत्र के विकास से उस आसपास का जितना जिला या बोल सकते हैं प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश से देश का विकास होगा। तो एक व्यक्ति के से ही एक देश के विकास तक की एक चेन बनी रहती है। तो हमें ये जो है मूल कर्तव्य 10 की ओर देखना है। ठीक है, एक और मूल कर्तव्य रह गया, 11वां मूल कर्तव्य कहता है, 11वां जो मूल कर्तव्य था ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ये उसमें नहीं था, तो एक बार फिर लिख दूं, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का वो किया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मतलब कि माता पिता का एक कर्तव्य होगा। हालांकि ये बाद में मूल कर्तव्य वो मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया कि वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान, कम से कम शिक्षा प्रदान करें। ये हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि उसने पढ़ाने भेजें, ऐसा ना करें कि उन्हें काम पे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूल कर्तव्यों को पढ़ लेते हैं। अब हम मूल कर्तव्य के बाद क्या करेंगे, एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम संविधान के 10 संशोधनों को पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हमारा संविधान आगे बढ़ता जाएगा तो कुछ लेक्चरों के बाद हम फिर संशोधनों को पढ़ते पढ़ते जब अंत में संविधान के लेक्चर पर पहुंचेंगे उस समय तक हमारे संपूर्ण संशोधन भी पूरे हो जाएंगे। तो अब अगला लेक्चर मिलेगा मुख्यतः संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनके ऊपर। चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें आपको जीएस की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, संपूर्ण जीएस की निःशुल्क पूरी वीडियो मिलेंगी। और इन वीडियो के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी से अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद हम एक और नए विषय के साथ, ये विषय तो चलेगा संविधान सीरीज, एक नए विषय के साथ हम मॉर्निंग में एक वीडियो और डाला करेंगे। तो हमारी 2 वीडियो एक साथ चलेंगी, तो आप दोनों वीडियो को देख सकेंगे।
ठीक है, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।